Hello dear students, welcome back again in the another video. So first of all, I welcome to all of you in your favorite YouTube channel, The Physics Time. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी is a very interesting topic. So don't skip the video. Okay? So न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है भाई? The energy which we receive, the energy which we receive from a nucleus या from a nuclear reaction. Nuclear reaction is called nuclear energy. ओके इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जो एनर्जी हम रिसीव करें कहाँ से? न्यूक्लियर रिएक्शन से, ठीक है? या फिर द एनर्जी विच वी रिसीव फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कह सकते हैं. रिएक्शन अगर ए लगाते हो तो रिएक्शन, और फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर ए को आप हटा देते हो तो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी लगा सकते हो. सो द एनर्जी विच वी रिसीव फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस कॉल्ड ए न्यूक्लियर एनर्जी. सो अदर डेफिनेशन देखिए एक बार. द एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस. दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? द एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस कॉल्ड ए न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है. अब बच्चों को ये नहीं पता होता न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है. न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है. देखो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? ए फिजिकल रिएक्शन, a physical reaction which involves changes in the nucleus of an atom. Nucleus of an atom is called न्यूक्लियर रिएक्शन, इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है ना? न्यूक्लियस से जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है. न्यूक्लियर रिएक्शन से कह लो या फिर न्यूक्लियस से, ठीक है? अब न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? ए फिजिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी एटम के न्यूक्लियस में अगर चेंजेस होते हों तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगी. भाई आपको पता है, एज यू नो, एटम क्या होता है? सभी को पता है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर. किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा. 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है. एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? किसी एटम के किस में चेंजेस हो रहे हैं? न्यूक्लियस में चेंजेस हो रहे हैं. तो न्यूक्लियस में चेंजेस हो रहे हैं इसलिए वो क्या बोली जाएगी? न्यूक्लियर रिएक्शन बोली जाएगी, ठीक है ना? अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कितने टाइप की होती है? न्यूक्लियर एनर्जी जो आप ऑब्टेन करते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं भाई? न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती हैं. एक क्या होती है? न्यूक्लियर फिजन, और दूसरी क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन. अब ये क्या चीज़ है सर? भाई जो न्यूक्लियर एनर्जी आप ऑब्टेन करते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू, वो न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती हैं. एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे, एक न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है? समझ में तो आ गया होगा ना कि एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम. सो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है सर? न्यूक्लियर फ्यूजन समझिए. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है? यहाँ पे एक हैवी एटम के न्यूक्लियस में चेंज होगा. किस में चेंज होगा? न्यूक्लियस में. हैवी एटम का न्यूक्लियस जो है उसमें चेंज होगा,
बताएंगे कौन सा न्यूक्लियस कौन सा एटम लेना है आपने, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन समझा रहा हूँ फिलहाल के लिए आपको। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना, स्प्लिटिंग। स्प्लिट मतलब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में टूटना, ठीक है। तो जब हैवी एटम अगर आप लेते हो, हैवी, और वो टूट जाता है, जब ये इसका न्यूक्लियस टूटेगा तो छोटे छोटे दो लाइट एटम्स में टूटेगा, हल्के एटम्स में, प्लस क्या मिलेगा आपको, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको मिलेगी। प्लस का सिंबल है, समझ में। मतलब एक हैवी एटम है, उसको अगर आप तोड़ोगे, न्यूक्लियस को तोड़ोगे, उसका न्यूक्लियस टूटेगा और दो लाइट एटम में, हल्के एटम में डिवाइड होगा, और इसके टूटने से आपको क्या मिलेगी, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ, ट्रमेंडस मतलब बहुत भयानक मात्रा में हीट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजन का मतलब ये है, ठीक है। फिजन का मतलब समझ में आया, एक एटम का टूटना एक से ज़्यादा पार्ट्स में, उसके न्यूक्लियस कह लो, न्यूक्लियस का टूटना एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फिजन, समझ गए ना। न्यूक्लियर फ्यूजन ये किस टाइप की प्रोसेस है, ये जस्ट इससे उल्टी प्रोसेस है, रिवर्स। इसमें क्या करें, एक को तोड़ रहे आप दो में, हल्के छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, यहाँ पे क्या होगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके क्या बनाएंगे, एक बड़ा लार्ज न्यूक्लियस बनाएंगे, समझ में आया। प्लस यही चीज़ मिलेगी आपको, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर है, रिवर्स प्रोसेस है दोनों। फ्यूजन का मतलब क्या है, एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो टूट रहा है, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो ये क्या मिलती है आपको साथ में, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, अब इनके बारे में एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये एटम से, एटम के न्यूक्लियस से ऑब्टेन होने वाली एनर्जी है, इसलिए इसको एटॉमिक एनर्जी भी बोला जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी में हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या है अपनी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाएगी। एक एक चीज़ समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब मैंने आपको बताया अभी, टूटना। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब टूटना, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड, न्यूक्लियस का टूटना, ठीक है। अब देखिए कौन सा न्यूक्लियस हम लेते हैं, कौन सा मटेरियल उठाया जाएगा, कौन सा मटेरियल लिया जाएगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है क्या, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक यूरेनियम का हैवी आइसोटोप लेते हैं जिसका मास कितना होता है, U-235, यूरेनियम 235 उसका क्या है, एटॉमिक मास, और उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 92, यानी कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 92, समझ में है ना। और ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इतने प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक मास, पता है सभी को, 9th क्लास तक पढ़ा होगा आपने। अब क्या किया जाता है, इस पे बॉम्बार्डिंग करवाई जाती है न्यूट्रॉन की, बाहर से न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है। ये खुद क्या है, अनस्टेबल है भाई अपने आप में, एक हैवी आइसोटोप है। ये आप समझ सकते हो कोई मोटा आदमी है, ठीक है। मोटा आदमी क्या होता है, अनस्टेबल होता है अपने आप में, बैठ गया तो उठा नहीं जाएगा, उठ गया तो बैठा नहीं जाएगा, मतलब क्या है, बहुत ही अनस्टेबल। अब ये जो है वो हमारे को एनरिचमेंट करके निकालना पड़ता है नेचर में से, ठीक है ना। तो ये U-235 जो है उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में, फिर कैसे टूटता है सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो क्या है कि 235 पहले ही क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। अब एक न्यूट्रॉन छोड़ा हमने, मैंने बताया क्या करवाई जाती है, बॉम्बार्डिंग ऑफ ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हिट करवाया जाता है। न्यूट्रॉन छोड़ा जाएगा और वो न्यूक्लियस में जाके रुक जाएगा और ये टूटेगा। अब ये टूटेगा किस में टूटेगा, बेरियम, ऐसा देखा गया किस किस में टूटेगा, बेरियम क्रिप्टॉन। देखो और भी रिएक्शन है इसकी, वो मैं आपको करवाऊंगा, नहीं सिर्फ आपका लेवल है उतना ही करवाऊंगा। एंटीमनी, स्ट्रोंशियम उनमें भी टूटता है, लेकिन ज़्यादातर अमाउंट किसकी देखेगी, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन की, ठीक है ना। बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा तो इनका मास कितना होता है, तो इनका मास मैं आपको बता देता हूँ, एटॉमिक मास होता है 139 और इसका होता है 94, ओके 94 होता है भाई, ठीक है। और
चार्ज कितना होता है बेरियम के ऊपर? 56। और क्रिप्टॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 36। ठीक है ना। अब ऐसा देखा गया कि जब यूरेनियम का ये एटम टूटता है किसमें? बेरियम और क्रिप्टॉन में, तो ऐसा देखा गया कि 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, प्लस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ओके, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ओके, बहुत ज़्यादा भयानक मात्रा में हीट एनर्जी निकलती है। अप्रोक्सीमेट कितनी भाई? अप्रोक्सीमेट ये अंदाज़ा लगाया गया 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूज़न। एक फ्यूज़न अगर एक एटम अगर टूटता है, एक एटम टूटा और किस में कन्वर्ट हुआ? टूट के वो बेरियम और क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक फ्यूजन बोला जाएगा ऐसे। पर फ्यूजन कितनी एनर्जी निकलती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्रेस करने की यूनिट्स हैं। इनको देख के घबराना मत, मैं इनको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। क्या हुआ, क्या समझ में आया? देखो चार्ज कितना है? 92। इस रिएक्शन में 56 और 36, 56 36 कितना हो जाता है? 92। चीज़ आई समझ में? 235। जब ये 235 है और हमने बाहर से एक न्यूट्रॉन छोड़ा तो मास कितना हो गया बेटा? कितना हुआ? 236। समझ में है ना? 236 हो गया। और देखो 139, 94 को अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा? 233। कितना आएगा? 233। और देखो 233 में 3 आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा वापस आपको? 236, क्योंकि 235 प्लस 1 कितना हो जाता है? 236। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये जब ऐसा हुआ, हमने एक न्यूट्रॉन छोड़ा तो ये कितना हो जाता है? 92, 236। चीज़ आई समझ में? अब ये टूटेगा किस में? बेरियम और क्रिप्टॉन में। 236 समझ में आया? न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करवाई जाती है, ऐसे न्यूट्रॉन को उसके ऊपर बौछार करवाई जाती है। जब हमने इसमें एक ऐसे न्यूट्रॉन छोड़ा 236 हो गए, ठीक है। अब 236 जो है वो टूटेगा ऐसे, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है, कि ऐसा होगा। जब हम एक ऐड कर देंगे इसमें तो ये ऐसा हो जाएगा, 236 हो जाएगा। अब ये 236 अब टूटेगा किस में? बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये तो बहुत ईजी है सर, ये तो बहुत आसानी से टूट जाता है। न्यूक्लियस टूटा, न्यूक्लियस टूट के क्या मिला आपको? एनर्जी मिली, और उस न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम आपने क्या दे दिया? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं है। कभी आप सोचो कि एक न्यूट्रॉन छोड़ा हमने, न्यूक्लियस से जाके टकराएगा तुरंत और ऐसे बेरियम क्रिप्टॉन में टूट जाएगा और हमारे को ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। मैं आपको समझाता हूँ कि टूटेगा कैसे। जैसे ये एक हैवी न्यूक्लियस है किसका? 235 का न्यूक्लियस बता रहा हूँ, एटम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस यानी कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 92, और 92 प्लस जितने बाकी बच गए उतने क्या हैं? न्यूट्रॉन, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। तो हमने क्या किया? बाहर से एक न्यूट्रॉन छोड़ा, न्यूट्रॉन छोड़ा। न्यूट्रॉन छोड़ते ही पता है इसका साइज पहले ही क्या है? अनस्टेबल, टूटेगा, पहले ही टूटना चाहता है ये। अगर न्यूट्रॉन हम इसको हिट करवाते हैं तो क्या होगा? ऐसे न्यूट्रॉन अंदर घुसेगा इसके, ठीक है, और ऐसे घुस के ऐसे आर पार निकल जाएगा। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा हिला डुला, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर थे वो हिले डुले थोड़ा सा और निकल गया बाहर, ठीक है। अब बाहर निकल गया तो आपने स्पीड ऐसी चुनी होगी न्यूट्रॉन की जो बहुत ज़्यादा थी, तो चीर के ऐसे इसको सीधा निकल गया। निकलना नहीं चाहिए, किधर अटकना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर रहना चाहिए इसको। तो हम एक पार्टिकुलर स्पीड वाला न्यूट्रॉन हिट करवाते हैं इससे, ताकि न्यूक्लियस के अंदर जाके घुस जाए, ये रुक जाए यहाँ पे, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? जैसे आप वैसे सिचुएशन कंसिडर कर सकते हो कि अगर आप एक बस में जा रहे हो, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो और बस खचाखच भरी हुई है। आपने कहा ड्राइवर से रोको और आप बस में चढ़ गए पीछे वाली खिड़की से। अगर आप बस में चढ़ जाते हो तो आपको क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा क्राउड, और आप ऐसे भाई हटो 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 कहते हुए आप आगे निकल जाते हो, चीरते हुए भीड़ को, और निकल गए आप आगे,
ठीक है ना। ये वैसी सिचुएशन है, बहुत तेज़ स्पीड से आया और निकल गया, थोड़े हिले डुले बाकी वाले पैसेंजर्स और निकल गया सीधा आर पार बस में, ठीक है। अब देखो क्या होगा वैसी कंडीशन, आप सोचो अगर आपने क्या कहा हटो और बीच में जाके आप खड़े हो गए, बहुत ज़्यादा भीड़ है बस में, क्राउड बहुत ज़्यादा, और आप हिले डुले ऐसे हिलाए उनको और बीच में जाके रुक गए। अब आगे जो है आगे वाले कहेंगे तो पीछे जा, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ पे आके रुक गया, पीछे वाले धक्का मारेंगे आगे जा, आगे वाले पीछे मारेंगे और पीछे वाले आगे मारेंगे धक्का, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपका प्रोसीजर चलेगा वहाँ पे, ठीक है, आपको पता है। तो अगर आप बहुत तेज़ स्पीड से आते हो तो बस में ऐसे सीधा आर पार निकल जाओगे, थोड़ा बहुत पैसेंजर हिले डुलेंगे, लेकिन हमारे को क्या करना है, ऐसी स्पीड इसकी चूज करनी है जिसके कारण ये यहाँ पे जाके रुक जाए न्यूक्लियस के सेंटर में, ठीक है। तो आगे वाले पीछे धक्का मारेंगे और पीछे वाले आगे धक्का मारेंगे, ऐसे होगा। अब क्या होगा, अगर हमने एक ऐसी स्पीड का न्यूट्रॉन हिट करवाया कि न्यूक्लियस में जाके बैठ गए न्यूट्रॉन, ठीक है। अब 235 तो ऑलरेडी थे, जगह थी नहीं, ठीक है। अब 236 हो गए, तो न्यूक्लियर फोर्स होती है जिसके कारण इतने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे एक जगह बंधे रहते हैं, क्योंकि पता है प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होता है, रिपल्सन। ये सारे क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, तो इतना पॉजिटिव चार्ज रिपेल करके भाग जाएगा न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होती है जो बांधे रखने का काम करती है सभी प्रोटॉन्स को, हेल्ड टुगेदर, एक साथ रहते हैं न्यूक्लियर फोर्स के कारण। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोली जाएगी। कौन सी फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बांधे रखने का काम करती है। तो पहले साइज बड़ा था, अब एक न्यूट्रॉन और गया, 236 हो गया, अब साइज और बड़ा हो गया। तो न्यूक्लियर फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, क्योंकि न्यूक्लियस के पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है, साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियर फोर्स वीक पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है, तुरंत हम ये देखते हैं कुछ ऐसी शेप में ये आ जाता है, ठीक है, ऐसे हो गया ये। फिर क्या होगा, जस्ट अगले मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे ये अपनी शेप, जब वो न्यूट्रॉन आगे पीछे भागेगा ऐसे, यहाँ पे रुका हुआ, कभी पीछे वाले आगे फेंकेंगे, आगे वाले पीछे फेंकेंगे, तो ये कुछ देर बाद तुरंत यहाँ पे एक नेक डेवलप हो जाती है, गर्दन आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये गर्दन यहाँ पे डेवलप हो जाती है, ठीक है, पता लग गया होगा आपको, ठीक है। ये बेरियम और ये क्या है, क्रिप्टॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको। तो बेरियम और क्रिप्टॉन में ऐसे ये फिर टूट जाएगा। अगले मोमेंट पे ये बेरियम बिल्कुल अलग हो गया और ये क्रिप्टॉन बिल्कुल अलग हो गया, समझ में आ रहा है ना। अभी आप ये मत सोचना सर यहाँ पे छोटा दिखा रखा है, यहाँ पे एक बड़ा दिखा रखा है, इसके अकॉर्डिंग चलो, क्रिप्टॉन छोटा रहेगा, ठीक है। ये क्रिप्टॉन छोटा है, चार्ज कम है, मास कम है, और बेरियम को बड़ा दिखा दिया मैंने यहाँ पे, बेरियम बड़ा है, ठीक है ना। बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा और उसके बाद 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, 1 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन के ऊपर पता है कितना चार्ज होता है, 0, मास 1। 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे ऐसे, 3 न्यूट्रॉन निकले। अब क्या होगा, ये अलग अलग न्यूक्लियस को हिट करेंगे जा करके, ठीक है ना। देखो पहले इसने 1 न्यूक्लियस तोड़ा है, ऐसे नेक डेवलप होगी। अब एक न्यूट्रॉन अगर हिट करता है न्यूक्लियस से तो एक ही एटम के न्यूक्लियस को तोड़ पाएगा, और अगर 3 अलग अलग न्यूट्रॉन निकलेंगे तो कितने न्यूक्लियस को हिट करेंगे जा करके, 3 अलग अलग न्यूक्लियस को हिट करेंगे जा करके, 3 अलग अलग न्यूक्लियस को हिट करेंगे तो कितने एटम टूटेंगे, कितने एटम के न्यूक्लियस टूटेंगे, 3 न्यूक्लियस, और एनर्जी कितने गुना बढ़ेगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। चीज़ आई समझ में। देखो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में आए तो। देखो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस है, एक न्यूट्रॉन आपने हिट करवाया बाहर से, ठीक है, टूटेगा 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में, ठीक है। मान लीजिए ये बेरियम है, थोड़ा सा बड़ा दिखा दो ऐसे, ये बेरियम और ये क्या है, क्रिप्टॉन, ठीक है, टूट गया। अब साथ में क्या निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन, समझ में आया, न्यूट्रॉन
इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, अब ये 3 अलग अलग न्यूक्लियस को जाके हिट करेंगे, ठीक है ना। तो ये अगले वाले उसको हिट करेगा, अपने से अगले न्यूक्लियस को, ठीक है। ये अपने आगे वाले न्यूक्लियस को हिट करेगा और ये अपने आगे वाले न्यूक्लियस को। और जब ये तीनों तोड़ देंगे, देखो यहाँ पे फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे कितनी एनर्जी मिली, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली पर फ्यूजन, एक एटम का न्यूक्लियस टूटा। अब ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग न्यूक्लियस को हिट करेंगे और यहाँ से कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इसमें से ये तोड़ेगा तो यहाँ पे भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। चीज़ आई समझ में, ठीक है। यहाँ पे ये 3 न्यूट्रॉन, इसको तोड़ेगा न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन अलग अलग निकलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन 3 न्यूट्रॉन ने एकदम से कितने न्यूक्लियस को तोड़ा, एकदम से 1 2 3। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस को जब तोड़ा तो कितनी एनर्जी बन गई, ट्रिपल। यहाँ पे एक बार फ्यूजन हुआ था, यहाँ पे कितनी बार हो रहा है, 3 बार, 600 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये 3 अलग 3 को तोड़ेंगे, ये 3 अलग 3 को, ये 3 अलग 3 को। चीज़ है समझ में, एक ने इसको तोड़ा पर फ्यूजन, अब एक टूटते अगले जो हैं 3 न्यूट्रॉन अगले 3 को तोड़ेंगे, 3 गुना एनर्जी बढ़ेगी। अब इससे 3 गुना एनर्जी बढ़ेगी, समझ में ना, इससे 3 गुना। और ऐसे बहुत ज़्यादा एटम्स टूटेंगे और धड़ 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 बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारे एटम्स जो हैं बहुत सारे एकदम एक साथ टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यहाँ पे समझ में आया होगा ना आपको कि एक के टूटने से 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 अलग अलग एटम्स, 3 अलग अलग यूरेनियम के एटम्स को, ये एटम है, इनके न्यूक्लियस को हिट करेंगे। अब यहाँ से 3 3 6 और 3 9, यहाँ फिर कितने टूटने चाहिए, यहाँ पे 9 टूटने चाहिए। और 9 दूनी कितनी एनर्जी, 1800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे धड़ 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 बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये इतना टाइम लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा समझिए, और ये प्रोसेस हो जाती है, बहुत कम टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, चेन रिएक्शन। देखो चैन की तरह चल रही है ना, देखो चैन चल रही है तो ये चैन रिएक्शन बोली जाएगी। लेकिन कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल नहीं है अपना, धड़ाधड़ ये रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, एटम बम बन जाएगा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के होने के कारण। अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेके पानी को गर्म करते रहेंगे, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ेंगे अभी। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम अगर इसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल कैसे करोगे आपको पता है, अगर एक न्यूट्रॉन जाता है तो ये दोनों अगर आप किसी तरह से एब्जॉर्ब कर देते हो तो फिर एक ही न्यूक्लियस टूटेगा, एक न्यूक्लियस टूटेगा। एक फ्यूजन हुआ था, 200 मिलियन मिला था, अब भी एक ही फ्यूजन होने दिया आपने और कितना मिला, 200 ही मिला, एक ही टूटा। इन दो को फिर से खा जाओ, किसी तरह से हटाओ इन 2 न्यूट्रॉन्स को, एक को ही जाने दो। सिर्फ हर बार एक ही न्यूट्रॉन जाके हिट करता रहे तो उससे हम धीरे धीरे एनर्जी हार्नेस करते रहेंगे और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो पानी को गर्म करती रहेगी, ठीक है। और उसका यूज़ हम टरबाइन को घुमाने में कर लेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया जिससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे हम। तो अनकंट्रोल्ड अगर होगा, जिसको हम कंट्रोल ना करें, अनकंट्रोल्ड चले, तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोली जाएगी। और जिसको कंट्रोल करके हम, जिसको कंट्रोल कर सकें और हम उससे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एनर्जी ऑब्टेन करते रहें, वो क्या बोली जाएगी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इस तरह से 2 तरह की चेन रिएक्शन बनेंगी यहाँ पे, एक तो कंट्रोल्ड और दूसरी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। चीज़ है समझ में। तो जब हमारे को बम बनाना होगा तो हम ये रिएक्शन होने देंगे धड़ धड़ धड़, कोई दिक्कत नहीं, तब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी। और जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज़ करेंगे यूरेनियम को, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर बन जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाएगा। तो धीरे धीरे एक एक न्यूक्लियस को तोड़ करके हम धीरे धीरे कंट्रोल करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो क्या सच में ये रिएक्शन इतनी आसानी से हो जाती है? तो वो चीज़ मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं
फ्यूजन में, फ्यूजन प्रोसेस इतनी आसानी से नहीं होती। प्रॉब्लम्स इन फ्यूजन देखिए, प्रॉब्लम्स इन फ्यूजन। भाई फ्यूजन प्रोसेस इतनी आसानी से नहीं होती, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इम्प्योरिटीज। सबसे पहले इम्प्योरिटीज और उसका सॉल्यूशन बता देंगे आपको, ठीक है। इम्प्योरिटीज होती हैं यहाँ पे, अगर यूरेनियम 235 लेते हो ना आप, तो सीधे नेचर से आपको यूरेनियम 235 नहीं मिलता, ठीक है ना। आपको क्या मिलता है, यूरेनियम 238 मिलता है, ठीक है ना। आप हजारों टन मिट्टी को अगर छानते हो तो वहाँ से कुछ ग्राम समझिए, केवल कुछ ग्राम यूरेनियम ही आप ऑब्टेन कर सकते हो उससे, ठीक है। हाँ 238 मिलेगा वहाँ से। हजारों टन मिट्टी को छानोगे, हर जगह नहीं, कभी आप अपने प्लाट में मिट्टी को छानने लग जाओ कि यूरेनियम निकाल रहा हूँ, वो छानने की भी अलग प्रोसेस होती है, मशीन्स के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम 238 मिलता है हमारे को, और हजारों टन मिट्टी को छानेंगे, उसके बाद कुछ ग्राम यानी कि ½ kg या 1 kg यूरेनियम मिले, हजारों टन मिट्टी को छानेंगे, कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर भी 238 ही मिलता है। 238 जो है उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। यूरेनियम है मान लीजिए ये 238 में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। मान लीजिए इसमें 1000 एटम्स हैं, किसके, 1000 एटम्स हैं यूरेनियम के, ठीक है। 1000 एटम है यूरेनियम के, बाकी सारी क्या है, इम्प्योरिटी, ठीक है। अब एक न्यूट्रॉन छोड़ो तो चांस क्या है, सीधा न्यूक्लियस को जाके हिट करे। वैसे तो करोड़ों एटम्स हैं इसमें, करोड़ों एटम्स हैं। इतने से चौक में अगर देखो आप, अगर ये यूरेनियम रोड है, यूरेनियम रोड मानो अगर इसको आप यूरेनियम फ्यूल रोड, तो इसमें करोड़ों एटम है। लेकिन जो न्यूक्लियस हैं जिनसे न्यूट्रॉन जाके हिट करेगा, जिनको तोड़ना चाहेगा, वो सिर्फ 1000 न्यूक्लियस हैं, 1000 एटम, 1000 एटम के 1000 न्यूक्लियस हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। यानी कि अगर एक न्यूट्रॉन छोड़ा जाए, वो सीधा यूरेनियम के ही न्यूक्लियस को जाके हिट करे। अगर यूरेनियम के न्यूक्लियस को हिट करेगा तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, कितने आप न्यूट्रॉन हिट करवाते रहो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इम्प्योरिटीज़। चीज़ है समझ में। तो हम क्या करते हैं, फिर इसके प्लांट्स लगाए जाते हैं, एनरिचमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसको और ज़्यादा रिफाइन किया जाता है। इसको और ज़्यादा रिफाइन करके क्या बना लिया जाता है, U235। चीज़ है समझ में। तो एनरिचमेंट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एनरिचमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, स्पीड ऑफ ए न्यूट्रॉन, स्पीड ऑफ ए न्यूट्रॉन, ओके। चीज़ है समझ में। अगर एक न्यूट्रॉन छोड़ा, हमने एक न्यूट्रॉन छोड़ा, तो वो ज़रूरी है कि वो बीच में जाके रुके। अगर स्पीड ज़्यादा हुई उसके, तो चीर के ऐसे एटम के न्यूक्लियस को चीर के भाग जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो एक मॉडरेट स्पीड वाला न्यूट्रॉन ही हमारे को हिट करवाना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, एक मॉडरेट धीमी स्पीड का न्यूट्रॉन छोड़िए, वो जाके न्यूक्लियस में रुक जाए, तभी तोड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं तोड़ पाएगा। चीज़ आ रही समझ में। तो ये डिफ़िकल्टीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं फ्यूजन में। आपको क्या लगता है कि आसानी से ये प्रोसेस हो जाती है? नहीं भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतनी आसानी से प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या बन जाएगा, बॉम्ब बन जाएगा, एटम बॉम्ब कह लो आप, क्योंकि एटम टूट रहे हैं, न्यूक्लियस टूट रहा है, एटम के टूटने से उसको क्या बोलते हैं हम, एटम बॉम्ब बोलते हैं। एटम बॉम्ब आपने सुना होगा ना, एटम बॉम्ब में यही प्रोसेस होती है भाई, एटम बॉम्ब में कोई अलग प्रोसेस नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, मैं उसी एटम बॉम्ब की बात कर रहा हूँ जो सन 1945 में, अगस्त 1945 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। मैं उसी एटम बम की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो वो एटम बम ऐसे ही चलता है, ऐसे ही बनता है भाई, ठीक है। वो एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया था उस एटम बम ने,
हिरोशिमा और नागासाकी में टोटल पॉपुलेशन मिलाई अगर, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे, 1.5 लाख से ऊपर। उस टाइम पे जनसंख्या इतनी नहीं थी, ठीक है। मतलब क्या था, एरिया में उतने लोग नहीं थे, ये कह सकते हो आप। फिर भी इतने लोग मारे गए थे, ये कह सकते हो। डेंसिटी कम थी, ठीक है ना। डेंसिटी का पता है ना, इसी कमरे में अगर 10 आदमी हैं और इसी कमरे में इतने एरिया में अगर 2 आदमी हैं, तो 2 आदमी उनके बीच क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा गैप, तो क्या बोला जाएगा, डेंसिटी क्या है, कम। और उतने एरिया में 50 आदमी, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आज के टाइम पे गिराए जाते तो आज के टाइम पे कम से कम 20-30 लाख लोग आराम से मारे जाते। ये जनसंख्या घनत्व कह सकते हो, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बोल सकते हो, उसका कारण था। लेकिन फिर भी हिस्ट्री क्रिएट कर गया भाई। जो 1945 में जो एटम बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख, 150,000, 1,50,000, ठीक है, इतने लोग मारे गए थे। ये मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक का हिरोशिमा और नागासाकी का, कि 70 या 70,000 अप्रोक्सीमेट एक ही टाइम पे हिरोशिमा में, और इतने ही 75,000 के करीब नागासाकी में एट द सेम टाइम। ये बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया भाई। तो कंट्रोल अगर कर पाते हो तो एनर्जी ले लोगे आप धीरे धीरे, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन बोली जाएगी, ठीक है ना। और अगर अनकंट्रोल छोड़ देते हो आप, उसको कंट्रोल नहीं करते, तो क्या बन जाता है, एटम बम बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जो है कंट्रोल करके हम उससे क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब क्या पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर देखो एक बार। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल रोड्स डाले जाते हैं, ठीक है। देखो दिखा रहा हूँ, जैसे ऐसे बहुत सारे चौक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसे तो ऐसे बहुत सारी फ्यूल रोड्स ऐसे डाली जाती हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और अप्रोक्सीमेट 1 साल का फ्यूल डाल दिया जाता है एक बार ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि रोज़ फ्यूल डालना पड़े। न्यूक्लियर रिएक्टर मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर बोर्ड पे बना रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर देखिए।
न्यूक्लियर रिएक्टर बना तो दिया मैंने, ठीक है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। ये काम कैसे करता है वो सारी चीज़ें देखो। कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूल, यानी कि यूरेनियम का यूज़ करके हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो क्या डाला जाता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे पिक्चर में आपको इंटीरियर दिखा रहा हूँ, ऐसे न्यूक्लियर रोड इसमें डाली जाती हैं और ऐसे अंदर यहाँ पे देख लो, अब ऐसे रोड डाल दी हमने, ठीक है। न्यूक्लियर रोड है ये 1 2 3 अगर आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ समझाने के लिए, ये न्यूक्लियर रोड है। बाहर क्या होता है भाई, ये कंक्रीट की मोटी दीवार है, ये आपको इतनी दिखा रहा हूँ ना मैं, इतनी नहीं, ये बहुत मोटी दीवार होती है, काफ़ी चौड़ी मोटी दीवार होती है, अप्रोक्सीमेट 3-4 मीटर की तो होगी कम से कम। अब ये कंक्रीट की दीवार है, प्योर कंक्रीट की, और 3-4 मीटर की है, यानी कि 10-12 फीट एक साइड, ऐसे चारों तरफ ऐसे 10-12 फीट, ठीक है। तो ऐसी इतनी मोटी दीवार होती है, और यहाँ पे इसके अंदर ये स्टील वेसल है। ये कौन सा बर्तन रखा जाता है, स्टील का बर्तन रखा होता है अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे यूरेनियम रोड ऐसे लगा दी, और ऊपर क्या होती हैं, कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, क्या कहलाती हैं, ये बोरॉन कंट्रोल रोड्स। इनका काम क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है तो उनको न्यूट्रॉन को क्या कर लेती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको पता है अगर न्यूट्रॉन हमने ऐसे खुले छोड़ दिए तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस करेंगे और क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ये कैडमियम की बोली जाती है, कैडमियम की ले सकते हो आप यहाँ पे, कैडमियम, ठीक है, या लेड की, या फिर बोरॉन की, बोरॉन कंट्रोल रोड्स, ये कंट्रोल करती है और कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट होती हैं, ऐसे अंदर ऐसे चलती रहती हैं इसमें, ठीक है। तो कंप्यूटर के थ्रू ये चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन छोड़ा हमने तो उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करवाने के लिए यहाँ पे ये क्या भरा जाता है, ऐसे ये ग्रेफाइट कोर दिया मिलेगा कभी कहीं बुक्स में आपको, या फिर क्या भरते हैं हम, हैवी वाटर भरते हैं हम, सुना अगर आपने हैवी वाटर। ड्यूटेरियम पता है ना आपको, H2, ठीक है, जो ड्यूटेरियम एटम होता है आपको पता है H1 होता है, जिसका मास क्या होता है 1, और यहाँ पे H2O कौन सा लेंगे, H कौन सा लेंगे, ड्यूटेरियम एटम। हैवी वाटर जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है आपको पता है, अगर कोलाइजन आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप हैवी स्पीड वाला कोई छोड़ते हो ऑब्जेक्ट तो वो स्लो स्पीड वाले से अगर टकराएगा तो अपनी स्पीड उसको दे देगा, ठीक है, और उसकी स्पीड खुद ले लेगा। तो हैवी वाटर जो है धीरे धीरे घूमता रहता है, ठीक है, और अगर कोई न्यूट्रॉन छोड़ा हमने तो हैवी वाटर के एटम से जाके टकराएगा और अपनी एक्स्ट्रा स्पीड किसको दे देगा, हैवी वाटर को दे देगा, हैवी वाटर वाले एटम को, और उसकी थर्मल स्पीड जो धीरे धीरे जिस स्पीड से घूम रहे थे वो थर्मल स्पीड है, जो रूम वो खुद चलेगा, अब धीरे धीरे चलेगा। उसकी स्पीड को कैसे किया हमने, कंट्रोल किया। शुरू में ही स्पीड को क्या किया, कंट्रोल किया। जो न्यूट्रॉन हमने हिट करवाना है शुरू में रिएक्शन चालू करने के लिए, वो कैसी स्पीड का होना चाहिए, मॉडरेट स्पीड का, धीमी स्पीड का। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, जो कंट्रोल हमने किया है मॉडरेटर भी बोला जा सकता है, मॉडरेटर भी बोला जा सकता है भाई। इसको क्या कह सकते हैं, मॉडरेटर, यानी कि धीमी स्पीड करवाने के लिए जो मटेरियल यहाँ पे भरा है हैवी वाटर, दैट इज कॉल्ड ए मॉडरेटर, ठीक है। तो ये स्पीड को स्लो कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा, और ये कैडमियम रोड या फिर बोरॉन रोड होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलेंगी और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करेंगी, खा जाएंगी, एब्जॉर्ब कर जाएंगी, और एक एक न्यूट्रॉन, एक एक न्यूक्लियस को तोड़ के थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे के न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाए रखेगा। अगर हमने इसको अनकंट्रोल किया तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, एटम बम बन जाएगा, ये समझ में है ना। अब यहाँ जो है ये ट्यूब पास करवाई जाती है, यहाँ से ऐसे ट्यूब कनेक्ट की जाती है। इस ट्यूब में क्या भरा होता है, लिक्विड सोडियम भरा होता है, ठीक है, लिक्विड सोडियम। अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ से फ्यूजन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से इस रास्ते से चलेगा। हमने इस ट्यूब को ऐसे घुमाया हुआ है, यानी कि इधर इसमें एक चैम्बर होता है, ये आप कह सकते हो बॉयलर कह सकते हो, जहाँ पे पानी को उबाला जाता है। इसमें इतना पानी भरा होता है, तो इसमें से ऐसे घुमाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी में से घुमाया जाता है, ताकि जो हीट लेके यहाँ से सोडियम चले, यहाँ से होता हुआ सारी हीट किसको ट्रांसफ़र कर दे, वाटर को ट्रांसफ़र कर दे, और पानी गर्म हो जाए, और गर्म होके क्या रिलीज करे, स्टीम, भाप। ये स्टीम ऐसे निकलेंगी इसमें से, ठीक है, जैसे दिखाई दे रही है ये स्टीम है,
स्टीम जाएंगी, स्टीम प्रेशर डालेंगे किसके ऊपर, ये क्या है भाई, टरबाइन। एक कमरे में टरबाइन होगी, चैम्बर में टरबाइन लगी होगी, उस चैम्बर के ऊपर स्टीम का बहुत ज़्यादा प्रेशर जाएगा ऐसे भाप का, और इस टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन अगर घूमेगा तो टरबाइन से जुड़ी ये शाफ्ट घूमेगी, और ये शाफ्ट किससे जोड़ रखी है हमने, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। जनरेटर घूमेगा तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ऐसे न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करके, यूरेनियम का यूज़ करके न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेते हैं, और धीरे धीरे कंट्रोल करके उसको कंट्रोल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं उस एनर्जी को। ठीक है, अब ये प्रोसेस समझ में आई आपको। यहाँ से लिक्विड सोडियम होते हुए ऐसे आता है नीचे, ठीक है, और यहाँ पंप के थ्रू, पंप मोटर कह सकते हो, मोटर लगाई जाती है, फिर से ऊपर भेजा जाता है उसको। अब इसका टेम्परेचर जो है 700-800 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा, ये 800 से ऊपर जैसे बढ़ने लग जाएगा, तो ये कंप्यूटर के थ्रू ये कंट्रोल रोड बहुत तेज़ी से ऐसे ऊपर नीचे होंगी, और टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने ही नहीं देंगी। ऐसे ये बार बार लिक्विड सोडियम इधर से गर्म होते हुए जाता रहेगा, और इधर से ठंडा होके इधर पंप के थ्रू फिर से जाएगा, पंप फिर से चढ़ाएगा, इसको ऊपर भेजेगा, फिर से ये गर्म होके सारी हीट किसको ट्रांसफ़र कर देगा, इसमें पानी भरा हुआ है वाटर, उसको ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, वाटर गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट होगा, और स्टीम यहाँ इससे जाके टकराएगी, ठंडी होके फिर से क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी, और वापस इसमें आके मिल जाएगी। ठीक है, ये कह सकते हो आप कंडेंस होके फिर पानी की ड्रॉप बनेंगी, और फिर इसमें आ जाएगा ऐसे। ये बॉयलर है, इसमें पानी उबलता रहेगा ऐसे। ठीक है ना। अब इसका टेम्परेचर जो है वो अगर 700-800 से अगर ज़्यादा हुआ, या 1000 से अगर ज़्यादा हुआ, तो पता है आपको ब्लास्ट होने का खतरा हो जाएगा। तो कंट्रोल रोड थ्रू द कंप्यूटर के द्वारा ये कंट्रोल की जाती हैं, वो अपना काम करती रहेंगी। ठीक है, और कई बार ऐसा हो जाए कि कंप्यूटर सिस्टम अगर फेल हो जाए, तो यहाँ पे कुछ लेड या कह सकते हैं शीशे की परख नली देखी होगी ना आपने, परख नली सभी ने देखी हुई है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब जिसको बोलते हैं, ये नीचे से ऐसी होती है खाली। ठीक है, ऐसे उल्टी साइड इसका मुंह होता है, और ये टेस्ट ट्यूब लेड की बनी हुई टेस्ट ट्यूब इनको कंप्लीट कवर कर लेंगी, यूरेनियम रोड्स को ढक लेंगी, और आगे प्रोसेस नहीं होगी। अगर कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाए, पता है आपको ब्लास्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये रोड्स जो हैं अपने आप कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, या इसी सिस्टम से समझ लीजिए, जो समझ जाएंगी कि अब हमारी जो है कंट्रोल से बाहर हो रहा है ये, तो ये अपने आप ढक्कन की तरह से ढक लेंगी इसको। बोरॉन कंट्रोल रोड्स के साथ में ये लगी होती हैं ऊपर, और यूरेनियम फ्यूल रोड्स ऐसे ढकी जाएंगी, और ये यहीं पे प्रोसेस रुक जाएगी न्यूक्लियर फ्यूजन वाली। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ करके हमने देखो कितनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली है। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई ये खतरा बना रहता है इसका, अगर ये फट गया या कुछ और हो गया, या फिर मतलब अगर फटा नहीं तो पूरे साल अगर हमने इसको यूज़ किया, फिर इसके जो अवशेष बचेंगे, इसकी राख जो बचेगी, वो भी रेडियो एक्टिव होती है यूरेनियम की। और यूरेनियम जो है वो चारों तरफ हवा में क्या फैलाता है, रेडिएशन फैलाएगा। तो इसकी राख जो बचेगी, एस, इनका यूज़ करके जो कुछ तो बचेगा ना अवशेष, राख कह सकते हो, एस कह सकते हो आप। तो उस एस को जो है डिस्पोज करना जो है मुश्किल होता है, इसलिए काफ़ी ज़मीन के नीचे अंदर गड्ढा खोद के उसको दफनाया जाता है, ड्रिलिंग करके ज़मीन के 2-4 किलोमीटर नीचे उस राख को छोड़ा जाता है, ताकि वो रेडिएशन न फैलाए। पता है ना आपको, एटम बॉम्ब अगर चलेगा तो क्या बनती है, रेडिएशन से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। हीट से तो मारे ही जाएंगे, गर्मी से, विस्फोट से तो मारे ही जाएंगे, साथ के साथ क्या फैलने का डर रहता है, रेडिएशन। तो इसलिए लोग डरते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। अपने इंडिया में सिर्फ 3% एनर्जी, टोटल एनर्जी का सिर्फ 3% ही हम हार्नेस कर पाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू। ठीक है ना। अपने इंडिया में 6 जगह न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, 6-7 जगह, जो आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा कहाँ कहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। तारापुर, ठीक है, राणा प्रताप, ठीक है, अलग अलग जगह पे, जैसे तारापुर है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, कलपक्कम है तमिलनाडु में है। तो ऐसे 6-7 जगह जो है टोटल अपने न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। उनसे सिर्फ अपने देश की जितनी एनर्जी चाहिए, मान लीजिए 100% इलेक्ट्रिसिटी का केवल 3% इलेक्ट्रिसिटी ही दे पाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो
यहाँ पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे जापान है, चाइना है, दूसरे देश है, वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किया जाता है। और अप्रोक्सीमेट उन देशों में 30% टोटल एनर्जी का 30% कहाँ से पूरा किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू। ठीक है, इसमें फ़ायदा है भाई, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। यूरेनियम का एक एटम अगर आप लेते हो, सिर्फ एक एटम का न्यूक्लियस तोड़ते हो ना, तो अगर वहाँ पे कार्बन का अगर एक एटम लिया जाए और कार्बन के एक एटम, कोयले में क्या होता है कार्बन, तो कोयले का अगर कार्बन आप यूज़ करते हो जलाने के लिए, हीट लेने के लिए, अगर एक एटम और इसका एक एटम, इसके कंपैरिजन में 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देता है भाई। 1 करोड़ गुना कह सकते हो आप। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। ठीक है, तो कार्बन के एक एटम से यूरेनियम का एक एटम कितने गुना ज़्यादा एनर्जी देता है, 10 मिलियन टाइम्स, ये कह सकते हो आप। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा बेहतरीन है अपने लिए अगर हम इसको यूज़ कर सके तो, एडवांस टेक्नोलॉजी। एक बार इसकी यूनिट्स देख लेते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट होती है अपने पास। देखो एक बार, न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट होती हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट करते हैं यूज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, या स्मॉल ई से डिनोट करते हैं हम ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल एनर्जी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी रखता है अपने अंदर। ठीक है, ये कह सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ी सी क्या है, छोटी यूनिट हो जाती है, इसलिए इसे बड़ी यूनिट क्या यूज़ कर लेते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मिलियन के लिए क्या लगाते हैं, 10⁻6। ठीक है, मिलियन मतलब 10⁻6। ठीक है, अब आपको पता है ये पावर किसकी है, माइनस की, और ये प्लस की, तो कितना बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। सो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, इतने जूल एनर्जी के। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि एक हैवी एटम टूटेगा और वो किस में कन्वर्ट होगा, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। एक हैवी न्यूक्लियस समझ लीजिए, एक हैवी न्यूक्लियस टूटेगा और 2 छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियाई में वो कन्वर्ट होगा। तो वहाँ पे ऐसा होता क्या है भाई न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो वो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है। एनर्जी जो मिलती थी, जैसे मैंने तोड़ के दिखाया था, 236 को, 92 को, ठीक है, किस में टूटा था, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटा था ये। ठीक है, चार्ज इतना, ठीक है। अब क्या निकलते थे, 3 न्यूट्रॉन प्लस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो इतनी एनर्जी अप्रोक्सीमेट बताया था पर फ्यूजन कितनी, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई इतनी एनर्जी रिलीज कहाँ से होती है, जब एक एटम का न्यूक्लियस टूटता है तो कहते हैं सर इतनी एनर्जी रिलीज होती है पर फ्यूजन। तो एनर्जी का कोज क्या है, कहाँ से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मास डिफेक्ट होगा बेटा, थोड़ा सा मास कम हो जाएगा। अगर इसको तोलोगे आप और फिर इन दोनों को तोलोगे ना, इन सभी को तोलोगे, थोड़ा सा मास स्लाइटली कम हो जाएगा। अभी तो आप कह रहे थे सर टोटल कंप्लीट हो जाता है 236, ऐसे जोड़ोगे तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन तोलने पे देखा गया कि थोड़ा सा मास डिफेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा मास कम हो जाता है, और वही मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या कहा, अगर आप मास को तोड़ते हो तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इसको तोड़ के एनर्जी में, और एनर्जी को इकट्ठा करके आप वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मास में। आइंस्टाइन ने क्या कहा कि एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट समझ में आया। एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को वापस से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसने क्या कहा कि मास को तोड़ दें, फैला दें, फुला दें ऐसे, तो क्या बन जाएगी, मास को तोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, एनर्जी, और एनर्जी आप क्या बना सकते हो, मास बना सकते हो। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट बताया इसने। तो मास डिफेक्ट होगा, थोड़ा सा मास घटेगा, कम होगा मास, और वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे एनर्जी में। ठीक है ना। तो पूछा गया कि कितने किलोग्राम मास से कितने किलोग्राम एनर्जी बनेगी, तो उसने इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग दी, फॉर्मूला दिया कि एनर्जी इज इक्वल टू mc²। अगर आप मास को किस स्पीड से तोड़ो, लाइट की स्पीड से तोड़ दो, फैला दो, लाइट की स्पीड से फैला दो, तो मास जो है रेयर हो जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे और आर पार दिखने लग जाता है, पता है आपको। तो वो उस टाइम पे क्या है, मास जो है अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देगा। अगर मास को आप थोड़े से मास को अगर आप फैलाते हो किस स्पीड से, लाइट की स्पीड से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ये चीज़ है। तो ये फॉर्मूला दिया है आइंस्टाइन ने कि कितने किलोग्राम मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। तो मास का फॉर्मूला क्या है, 1 kg अगर मास अगर लेते हो आप, तो लाइट की जो स्पीड है आपको पता है 3 × 10⁸, और उसका क्या है, स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम अगर मास अगर लेते हो तो कितनी एनर्जी बनेगी, सोल्व करो, 9 × 10⁻16 जूल। 1 kg मास में इतनी एनर्जी होती है भाई। इट इज़ ह्यूज अमाउंट, इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज बिग अमाउंट, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पे 1 kg यूरेनियम अगर लेते हैं हम, तो 1 kg यूरेनियम सारा का सारा थोड़ी ना मास टूट जाएगा उसका, कुछ एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियस टूटेंगे और थोड़ा सा मास डिफेक्ट होगा। और उसमें देखो थोड़ा सा मास डिफेक्ट होने में ही ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलती है हमारे को। चीज़ ऐसा समझ में, थोड़ा सा मास डिफेक्ट होगा। अगर 1 kg यूरेनियम लेंगे, 1 kg यूरेनियम काफ़ी है एटम बम बनाने के लिए। ठीक है, किसी एक बड़े शहर को तबाह करने के लिए 1 kg यूरेनियम बहुत है भाई। ठीक है, तो देखो 1 kg में बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा वो, और थोड़ा सा मास कम होगा उसका, थोड़ा सा। इनका अगर मास तोल के देखोगे थोड़ा सा मास कम हो जाएगा, और वही मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, एनर्जी में। तो ये है, अगर 1 kg मास अगर डिफेक्ट होगा, 1 kg मास डिफेक्ट होगा तो कितनी एनर्जी बनेगी, इतनी एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन वाली जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा ही मास डिफेक्ट होता है, एटम बम चलता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उनके ख़त्म होने के कारण क्या बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक है, अब आपको किसी इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका दुनिया का नेट चार्ज है उससे अफेक्ट हो जाएगा। दुनिया का नेट चार्ज 0 से हटके क्या करवा रहे हो आप, पॉजिटिव करवा रहे हो, नहीं भाई। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होंगे तो ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या ही एक भाई है जो पॉजिट्रॉन बोला जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होंगे उतने ही क्या डिस्ट्रॉय होंगे, प्रोटॉन। और जितना चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रॉय होगा उतना ही नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव। तो नेट चार्ज वही कितना रहेगा, दुनिया का 0। नेट चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो कोई नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, 10th का लेवल इतना ही है, मास डिफेक्ट हो रहा है। एनर्जी का सोर्स कौन है, न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी का सोर्स कौन है, थोड़ा सा मास डिफेक्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होते हैं, और वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। अब करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मीनिंग पता ही चल गया होगा आपको, नहीं पता है तो सुन लो। फ्यूज का मतलब क्या होता है, मेल्ट होना, पढ़ा हुआ है आपने। फ्यूज मेल्ट, मेल्ट होना, पिघलना कह सकते हो आप। ओके, पिघलना कह सकते हो, मेल्ट होना कह सकते हो, फ्यूज होना कह सकते हो। तो न्यूक्लियर फ्यूजन समझ में आया, नहीं आया तो आ जाएगा समझ में। 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो हैं वो मिलके मेल्ट होके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और साथ में क्या रिलीज होती है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियाई है वो यूज किया जाएगा हैवी वाटर, या फिर ड्यूटेरियम वाला कह सकते हो आप, ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप, H2 आइसोटोप। वैसे पता है आपको हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन। ये क्या है, हाइड्रोजन का चार्ज, और 1 प्रोटॉन ही रहता है। अगर न्यूट्रॉन अगर और बढ़ेगा तो क्या बोला जाएगा, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ठीक है,
समझ में आया होगा। सो ये वाला उठाते हैं हम, और ये अगर दो हाइड्रोजन के H2 आइसोटोप अगर कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। देखो 2 और 2 4, ठीक है, और एक 2। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जो अगर कंबाइन होते हैं, ठीक है, कंबाइन होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, प्लस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, प्लस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। या फिर ये 4 सिंपल वाले H कह सकते हो आप, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, ऐसे 4 कंबाइन होकर के ऐसे क्या बना देंगे, हीलियम न्यूक्लियस बना देंगे, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो ये रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज का मतलब समझ में आया, मेल्ट होना। 4 हाइड्रोजन के एटम अलग अलग कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना। या फिर 2 ड्यूटेरियम एटम, हैवी आइसोटोप है, ये कह सकते हो आप ड्यूटेरियम, और ये अगर कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, 2 कंबाइन हो गए 1 बना देंगे। या फिर ये 4 अलग अलग कंबाइन हो गए क्या बना देंगे, जैसे 4 दिखाई दे रहा है आपको, कितना हुआ, मास कितना हो जाता है 4, ठीक है। तो ऐसे 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिलाने से एक बड़ा न्यूक्लियस अगर ऑब्टेन होता है तो वो रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होती है, तो भाई आपको पता होना चाहिए, सन जो आपको दिखाई देता है दिन के टाइम पे, सन में ये प्रोसेस हर टाइम होती रहती है। सन में जो एनर्जी मिलती है हमारे को, ट्रमेंडस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कहाँ से मिलती है भाई, वो इसी रिएक्शन से मिलती है, ठीक है ना। या वहाँ पे कोई सिलेंडर भर के थोड़ी ना रखा है LPG वाला कि वहाँ पे वो जलेगा, पूरे दिन जलता रहेगा, या पेट्रोल डीजल थोड़ी ना छिड़का है हमने किसी ने कि वहाँ पे आग लगी रहेगी, नहीं भाई। सन में एनर्जी कैसे बनती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बनती है, ठीक है। वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। ये कहा जाता है कि जिस दिन सन की सारी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी, सारी हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, उस दिन सन मर जाएगा, डेड हो जाएगा, ये कहा गया है। और अप्रोक्सीमेट आयु जो मानी गई है सन की, अप्रोक्सीमेट एज कितनी बिलियन ईयर्स, 9 बिलियन ईयर्स, 9 या 10 बिलियन ईयर्स बोलते हैं। और ये कहते हैं कि 5 बिलियन ईयर्स जा चुके हैं, कंटिन्यूस 5 बिलियन ईयर्स से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे को ये हीट एंड लाइट एनर्जी दे रहा है, और आधे और इतने बच गए 5 बिलियन ईयर्स तक ये हमारे को कंटिन्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी देता रहेगा, ठीक है ना। तो सन में एनर्जी का सोर्स कौन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अब आप कहोगे सर वाह बहुत ही आसानी से प्रोसेस हो जाती होगी, नहीं भाई, ये इतनी आसानी से होने वाली प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इतनी आसानी से क्यों नहीं होगी ये, क्योंकि ऐसी प्रोसेस होने के लिए एक निश्चित प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए भाई। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कम से कम ये वाला अगर उठाते हो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन 1 यानी कि इसके न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का एटम है, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, ठीक है, ठीक है। 1 कम से कम कितना होगा, 1 प्रोटॉन तो होगा ही किसी भी एटम में, हाइड्रोजन वाले में 1 प्रोटॉन तो होगा ही, ठीक है। 1 चार्ज और 1 के कारण इसका 1 मास, ठीक है। और अगर 2 वाला उठाते तो कितने, 1 प्रोटॉन और इस साथ में क्या होता है कि न्यूट्रॉन, इसलिए मास कितना है 2 और चार्ज कितना है 1 प्रोटॉन के कारण 1। चीज़ आई ना समझ में, 1। तो अगर आप इनको कंबाइन करते हो, ठीक है, अगर आप दो हाइड्रोजन के एटम्स को कंबाइन करते हो, अगर पास में ऐसे लाते हो, मिलाते हो, फ्यूज करोगे, मेल्ट करोगे, ऐसे पास में लाओगे तो ऐसे ही मिल जाएंगे क्या, बस पकड़ के मिला दिया और मिल गए। 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिला दिए, मिल गए, और क्या बन गई, हीलियम गैस बन गई और ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। नहीं भाई इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं है, क्योंकि पता है आपको पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव के अगर आप पास लाते जाओगे तो क्या बनेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स बनेगा। अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स, आपको पता है 2 चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है कूलम फोर्स
क्या कहता है, कूलम कांस्टेंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इनको अगर पास लाते जा रहे हो, मिलाना चाहते हो आप तो Q1 Q2 इनके बीच फोर्स कितना होगा, कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम करते जाते हो, अप्रोक्सीमेट दोनों को अगर आप मिलाना चाहते हो तो डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा आपको, 0। आर कितना होगा, 0। तो उस टाइम पे Q1 Q2 की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख दो कांस्टेंट Q1 Q2, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। क्या समझ में आया, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, यानी कि इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना हो जाता है, इनफाइनाइट फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा, और इनको मिलाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि इनको मिलाना है बहुत ही मुश्किल काम है, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये इनके बीच कौन खड़ा होता है, पोटेंशियल बैरियर, ये कह सकते हो आप, पोटेंशियल बैरियर होता है। बैरियर समझ गए ना, रोकने के लिए। तो अगर इस पोटेंशियल बैरियर को अगर आप तोड़ पाए, तो अगर आप तोड़ सकते हो तो आप इनको कंबाइन कर सकते हो, अदरवाइज कंबाइन नहीं कर सकते। तो सर इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको तोड़ने के लिए आपको कम से कम कितना टेम्परेचर चाहिए, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, आपको इतना टेम्परेचर चाहिए इनको दोनों को मिलाने के लिए। तो सन के कोर में इतना टेम्परेचर होता है 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, भाई छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं है, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। सो अगर आप इतना हीट इसको दे पाए तो ये फ्यूज़ हो गए, मेल्ट हो गए, पोटेंशियल बैरियर टूट जाएगा और फिर ये मिल जाएंगे और ये प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो सन में कोर में सेंटर में, सन के सेंटर में इतना टेम्परेचर होता है जो आसानी से हाइड्रोजन को फ्यूज करके, पिघला करके, मेल्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, हीलियम में। और जब इतना टेम्परेचर इसको मिलता है और हीलियम गैस बनती है तो बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस, इतनी भयानक मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। कभी सोचा नहीं होगा आपने। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, एटम बम पढ़ा है अभी, एटम बम। तो वैसे ही एक बम होता है दूसरा, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम हम बना सकते हैं क्या, यस, हाइड्रोजन बम हम बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन को मेल्ट करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो हम दे नहीं सकते। कैसे देंगे, हाइड्रोजन बम अगर हम चलाना चाहें तो हाइड्रोजन बम चलाने के लिए शुरू में कितना टेम्परेचर चाहिए हाइड्रोजन को मेल्ट करने के लिए कि वो किस में कन्वर्ट हो सके, हीलियम में कितना टेम्परेचर चाहिए, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में हाइड्रोजन भरी और बीच में क्या रख देते हैं, एटम बम रख देते हैं। एटम बम जब चलाएंगे तो एटम बम के चलने के कारण इतना टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और फिर इतना टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो सारी की सारी हाइड्रोजन, एटम बम के चारों तरफ जो हाइड्रोजन है वो फिर फ्यूज होना स्टार्ट होगी उस कंटेनर में, और वो बहुत भयानक, बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी, भयानक विस्फोट कह सकते हैं। तो वो हाइड्रोजन बम बन जाएगा उस टाइम पे। तो काफ़ी खतरनाक होता है, एटम बम से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम की प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है एक बार चला दिया तो चला दिया, कंट्रोल नहीं होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स नहीं है क्या अपने पास, तो आंसर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स नहीं है। अगर ऐसा होता तो हाइड्रोजन का यूज़ करके हम क्या बना लेते, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना लेते, किससे, हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर फ्यूजन प्रोसेस एक बार स्टार्ट होगी तो जितनी भी हाइड्रोजन होगी वो सारी की सारी फ्यूज नहीं हो लेगी, तब तक वो रिएक्टर या वो चीज़ रुकने वाली नहीं है, तो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा वो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, इट इज़ अनकंट्रोलेबल, इट इज़ अनकंट्रोलेबल रिएक्शन, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हाइड्रोजन को यूज़ नहीं करते, या फिर ये कहो आप न्यूक्लियर फ्यूजन को, रिएक्शन को हम यूज़ नहीं करते इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सिर्फ किसका यूज़ करते हैं, यूरेनियम का, क्योंकि यूरेनियम में हम कंट्रोल कर सकते हैं न्यूट्रॉन को, कंट्रोल रिएक्शंस बोली जाएंगी वो, कंट्रोल चेन रिएक्शंस के थ्रू। तो ये अनकंट्रोलेबल है, इसलिए ये रिएक्टर यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। अब इसमें क्या है, एकदम नीट एंड क्लीन एनर्जी निकलती है,
कहाँ सन की एनर्जी कह सकते हो आप, सन की एनर्जी कह सकते हो आप इसको। सन में ये प्रोसेस होती है और इससे एनर्जी निकलती है, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन एनर्जी निकलती है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई अवशेष नहीं बचते, कोई राख वगैरह। यूरेनियम को अगर यूज़ करते हैं तो ऐश बचती है, उसके कुछ अवशेष बचते हैं यूरेनियम रिएक्टर्स में, जिनको हमारे को डिस्पोज करना क्या है, मुश्किल है। तो ज़्यादा क्लीन एनर्जी किस में मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में, फ्यूजन में मिलने वाले में, टूटने वाले में नहीं, फ्यूजन में बहुत ही नीट एंड क्लीन एनर्जी मिलती है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है इतना। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की, भाई कंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोल करना क्या है, इम्पॉसिबल। एक बार अगर आपने चला दिया तो जितनी सारी की सारी हाइड्रोजन मेल्ट होके हीलियम में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक रुकेगा नहीं वो, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाएंगी। ये क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।